नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर RD इंस्पायर मोशन। इस चैनल पर हम यूपीएससी टॉपर नोट्स के आधार पर पूरे 8 सिलेबस को शुरू से अंत तक बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट कराते हैं। ये नोट्स IAS अभिषेक सराफ, AR8, CSE 2019 जैसे यूपीएससी टॉपर्स के अध्ययन पर आधारित हैं, जिनके ऑथेंटिक सोर्सेज, PDFs और रेफरेंसेस को जोड़कर हम आपको एक कंप्लीट और भरोसेमंद प्रिपरेशन देते हैं। आज हम ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है भारत, स्थिति, विस्तार और सीमाएं। ये यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक फाउंडेशनल चैप्टर है। हम भारत की वैश्विक स्थिति, उसके आकार और पड़ोसी देशों के साथ उसकी सीमाओं को विस्तार से समझेंगे। बिल्कुल, जैसे किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम, पते से होती है, वैसे ही किसी देश की पहचान उसकी भौगोलिक स्थिति से होती है। तो चलिए सबसे पहले इसका पता पूछते हैं, ग्लोब पर भारत आखिर है कहाँ? बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी देश को समझने के लिए सबसे पहले यही जानना जरूरी है। अब ध्यान से समझिए, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली एक काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर कहते हैं। जी। भारत पूरी तरह से इस भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अच्छा, और अगर हम पृथ्वी को खड़ी रेखा मतलब देशांतर के हिसाब से बांटें तब? बिल्कुल इसी तरह एक मुख्य रेखा है प्राइम मेरिडियन। भारत इस रेखा के पूर्व में है, तो ये पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो पूरा पता हुआ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। जी बिल्कुल। और महाद्वीपों के संदर्भ में देखें तो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। दक्षिण मध्य भाग में होने का कोई खास कोई रणनीतिक महत्व भी है? हाँ, बहुत ज्यादा। इसके दक्षिण में हिंद महासागर फैला हुआ है और ये दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है। ये लोकेशन भारत को प्राचीन काल से ही समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनाती है। और आज भी इसकी अहमियत उतनी ही होगी? आज तो और भी ज्यादा है, सामरिक और आर्थिक दोनों ही नजरिए से। ठीक है, तो ये तो हुई भारत की एक मोटी मोटी लोकेशन। अब अगर इसकी सटीक लोकेशन की बात करें, मतलब इसके अक्षांश और देशांतर, तो उसे कैसे समझेंगे? यहाँ से कई सवाल बनते हैं। बिल्कुल। अब हम टेक्निकल डिटेल्स पर आते हैं। देखिए, अक्षांश यानी लैटिट्यूड ग्लोब पर बनी वो लेटी हुई रेखाएं हैं जी। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड वो लंबी खड़ी रेखाएं हैं। इनसे किसी भी जगह की एकदम सटीक लोकेशन पता चलती है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अगर हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो इसका जो सबसे दक्षिणी सिरा है तमिलनाडु में कन्याकुमारी, हाँ, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और उत्तर में ये लद्दाख में इंदिरा कॉल तक जाता है जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 1 मिनट, लेकिन भारत में तो अंडमान निकोबार द्वीप भी हैं। अगर उन्हें भी शामिल करें तब तो भारत का दक्षिणी बिंदु और भी नीचे होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो हमारा दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अच्छा। यह 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट के बारे में एक और बात भी है, शायद 2004 की सुनामी से जुड़ी हुई। हाँ, ये जानना जरूरी है कि साल 2004 में आई भयंकर सुनामी में इंदिरा पॉइंट का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, मतलब पश्चिम से पूर्व तक का फैलाव। ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिले में गुहर मोती है, जो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर है और पूर्व में ये अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक फैला है। और किबिथु का देशांतर? वो है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर। तो अगर हम इन आंकड़ों को देखें, 37 में से 8 घटाएं या 97 में से 68, दोनों ही तरफ का फैलाव तो लगभग 30 डिग्री का आता है। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। इसे आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों ही लगभग 30 डिग्री का है। और इस 30 डिग्री के विस्तार का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इस पर हम आगे और बात करेंगे। बिल्कुल। इतने बड़े फैलाव का मतलब है कि क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा होगा। तो आकार के मामले में भारत दुनिया में कहाँ है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखने के लिए आप इसे 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है। और यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग
2.4% हिस्सा है। सिर्फ 2.4%? और इस 2.4% के साथ हम दुनिया में कौन से नंबर पर आते हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह तथ्य अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 7वें नंबर पर होने का मतलब सिर्फ एक रैंक तो नहीं होगा। इसका हमारे देश के लिए क्या मायने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। 7वें नंबर पर होने का मतलब है कि हमारे पास जबरदस्त भौगोलिक विविधता है। जैसे उत्तर में हिमालय के बर्फीले पहाड़ हैं, तो पश्चिम में थार का रेगिस्तान है, मध्य में विशाल मैदान है और दक्षिण के तटीय इलाके हैं। यह विविधता हमें संसाधन तो देती है, पर साथ ही शासन और सुरक्षा की बड़ी चुनौतियां भी खड़ी करती है। तो हमसे बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? हाँ, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा है रूस, फिर कनाडा, उसके बाद अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पर हमारा देश भारत। जी। अब अगर भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें, हाँ। मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? उत्तर में इंदिरा कॉल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। 3,214? हाँ, और पूर्व में किबिथु से लेकर पश्चिम में गुहर मोती तक की चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। एक मिनट, यहाँ एक बात समझ नहीं आई। अभी हमने कहा कि अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों का फैलाव लगभग 30 डिग्री है, तो फिर उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की दूरी भी तो बराबर होनी चाहिए थी, पर इसमें तो लगभग 300 किलोमीटर का अंतर है। ऐसा क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण और तार्किक सवाल है। ये एक की ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। इसका कारण है पृथ्वी का आकार। देखिए, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग हर जगह बराबर रहती है, करीब 111 किलोमीटर। अच्छा। लेकिन 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, मतलब पोल्स की तरफ जाते हैं, कम होती जाती है। क्योंकि वो ध्रुवों पर मिल जाती हैं? बिल्कुल, इसीलिए 30 डिग्री का विस्तार होने के बावजूद किलोमीटर में दूरी अलग अलग है। तो ये जो विशाल आकार और फैलाव है, ये यकीनन हमारे देश के मौसम और समय को भी प्रभावित करता होगा। बिल्कुल, और यहीं पर 2 बहुत महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाओं की भूमिका सामने आती है। पहली है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, इसका भारत के लिए क्या महत्व है? इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। कर्क रेखा के दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, जहां ज्यादा गर्मी रहती है। हाँ, साल भर गर्मी और नमी। और उत्तर का हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, जहां मौसम में ज्यादा विविधता दिखती है। और यहाँ से एक और बहुत आम सवाल बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हाँ, ये लिस्ट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से? जी, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इससे जुदा कोई और रोचक तथ्य है जो हमें जानना चाहिए? हाँ, 2 तथ्य हैं। एक, माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और दूसरा, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राज्य की राजधानी है। बहुत दिलचस्प। अब दूसरी महत्वपूर्ण रेखा पर आते हैं, जिसने पूरे देश के समय को एक सूत्र में बांध रखा है, भारत की मानक या म्योत्तर। जी, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझते हैं। हाँ, वो 2 घंटे वाले अंतर की वजह से, है ना? बिल्कुल, जैसा हमने बात की थी कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह के 6 बजे सूरज उगता है, तो गुजरात में उस वक्त सुबह के 4 ही बज रहे होते हैं। इससे तो पूरे देश में ट्रेनें चलाने, ऑफिस खोलने, इन सब में बहुत भ्रम हो सकता है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए एक मानक समय की जरूरत थी। इसलिए देश के लगभग बीच से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक या म्योत्तर चुना गया। और ये कहाँ से गुजरती है? ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसी रेखा पर जो स्थानीय समय होता है, उसे ही पूरे देश का मानक समय मान लिया गया है। इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। जी है, और ये रेखा भी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GMT से कितना आगे हैं हम? हमारा IST ग्रीनविच मीन टाइम या GMT से 5.5 घंटे आगे है। चलिए,
अब जब हमने भारत का घर का पता और घर के अंदर का नक्शा समझ लिया है, तो अब इसके पड़ोसियों की बात करते हैं, यानी हमारी सीमाएं। बिल्कुल। अब हम भारत की सीमाओं पर चर्चा करेंगे। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। जी, ये एक विशाल सीमा है जो हमें 7 देशों के साथ जोड़ती है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? और एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, हमारी सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी क्यों है? नक्शे पर देखने से तो चीन या पाकिस्तान की ज्यादा लगती है। ये एक आम भ्रम है और यहाँ से सवाल बन सकता है। इसका कारण है सीमा की बनावट। चीन के साथ हमारी सीमा सीधी और पहाड़ी इलाकों में है, जबकि बांग्लादेश के साथ सीमा बहुत घुमावदार और कटी-फटी है। अच्छा, इस घुमावदार बनावट के कारण लंबाई बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है, जो 4096.7 किलोमीटर है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन 3488 किलोमीटर है, फिर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, केवल 106 किलोमीटर। ये तो ही जमीनी सीमा। अब भारत की विशाल तटीय सीमा की बात करते हैं। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि की तटरेखा की बात करें तो ये 6100 किलोमीटर लंबी है। और अगर द्वीपों को भी मिला लें तब? हाँ, अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों की तटरेखा को भी जोड़ लें तो भारत की कुल तटरेखा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। इतनी लंबी तटरेखा का भारत के लिए क्या महत्व है? इसका बहुत गहरा सामरिक और आर्थिक महत्व है। ये हमें हिंद महासागर में एक मजबूत पहुंच देती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मत्स्य पालन और समुद्री संसाधनों में मदद मिलती है। और हमारे समुद्री पड़ोसी कौन है? दक्षिण में हमारे 2 मुख्य द्वीप पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव। और भारत और श्रीलंका को कौन सी भौगोलिक संरचना अलग करती है? इसका नाम अक्सर कंफ्यूज करता है। हाँ, भारत और श्रीलंका को एक संकरा समुद्री चैनल अलग करता है, जिसे पाक जलडमरूम मध्य और मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो आज हमने भारत की भौगोलिक पहचान के हर पहलू को बहुत गहराई से समझा है, इसकी वैश्विक स्थिति से लेकर इसके विशाल आकार और सीमाओं तक। जी, ये भारत के भूगोल का आधार है। इन सभी तथ्यों को समझना आगे के विषयों जैसे भारत की जलवायु और नदियों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार हमने आज के टॉपिक को डिटेल में समझा। अगले एपिसोड में हम ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की भूगर्भिक संरचना और चट्टान प्रणाली के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड, अगले वीडियो में।